अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और हमारे साथ एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल। सर आपको और खास तौर पे कर्नल शैलेंद्र उनको भी मैंने कहा था कि सर आप लोग इतने पोलाइट लगते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि जब वॉर वगैरह हुआ करती थी तो आप लोग अटैक कैसे करते थे क्योंकि आप लोग तो मुझे स्वीट लगते हैं कि आपने कहना है कोई बात नहीं, ठीक है, निकल जाओ इधर से। तो मुझे तो गुस्सा आने लगते थे, नहीं, लेकिन लेकिन हमने तभी तो 93,000 ट्रूप्स को वापस कर दिया था। और आप मानेंगे नहीं, वो 71 वॉर के बाद उनको इतना अच्छा लुक आफ्टर किया गया था यहाँ पे। और जो हमारे जनरल मानेकशॉ थे ना, वो उधर गए उनसे मिलने, तो उन्होंने उनके साथ उनका खाना, उनकी चाय जो उस दिन की थी वैसे के वैसे ली। वो ये चेक करना चाहते थे क्या हम अब उनका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। एक्चुअली क्या होता है, युद्ध तो एक बात है, युद्ध के अंदर आप चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा है तो यू आर फाइटिंग विद फुल जोश फॉर योर कंट्री, सभी करते हैं। तो लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे तो उसमें गीता में भी लिखा है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको उस तरह से ट्रीट किया जाए। आपके जो कारगिल वॉर के मैं कहूँगा कई हीरोज भी थे आपके कारगिल वॉर के अंदर। हमने बताया पाकिस्तान को कि देखिए इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई की थी, और उनको सबको हमने पूरे इज्जत के साथ बरी किया था, हर एक को आपके रिलीजन को फॉलो करते हुए, बिकॉज दिस इज इनग्रेन्ड इन अस। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बल्कि मैंने तो सर ये भी सुना था कि उस जमाने में फिल्म आई थी पाकीज़ा, और जो ये सोल्जर्स हमारे जो वहां पर थे वो कहते थे पाकीज़ा देखने के लिए। तो मैं किसी शो में इंडियन पैरालिस्ट था, मैंने कहा कुछ माने ना माने टेस्ट अच्छे है हमारे फौजियों का, इसलिए कि मुझे खुद पाकीज़ा मूवी बहुत पसंद है और उसके सॉन्ग्स। तो मैंने कहा कि देखे कितनी क्लास की फिल्म दिखाई आपने। लेकिन सर अभी एक बार फिर बांग्लादेश की बात हुई है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो वहां पर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान में ही मनाई गई, लेकिन मेरे ख्याल है वो खुशी उन्होंने थोड़ी खराब कर दी कि उनका जो ट्वीट आया प्राइम मिनिस्टर का और बांग्लादेश के, और उन्होंने जिस तरह से 71 का जिक्र किया। आपको लगता है सर कि जो कुछ 71 में हुआ, क्योंकि हमारी तो हिस्ट्री बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है, हमें स्टूडेंट्स को कुछ और पढ़ा रहे हैं। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी हमने नहीं पढ़ने दी है, वो तो अब जाकर लोगों को मिल गई है और वो पढ़ रहे। लेकिन आपको लगता है सर कि ये जो कुछ हुआ 71 में सारा क्रेडिट जो है, या जो आप लोग लेते हैं कि जी हमने ऐसा करवा दिया, तो वाकई में सर आप लोगों ने करवाया, या जो हमारे अब कई सीनियर सिटीजन या कह लीजिए सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह बताने लगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी गलतियां थी जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। तो आपको और साथ ही सर एक चीज और ऐड करूंगी, हमारे एक ब्रिगेडियर साहब आए थे मेरे शो में, वो एक दो बार ही आए, उसके बाद नहीं आए। तो उनसे जब मैंने कहा कि इस तरह से रेप किया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो वो कहने लगे नहीं वो इंडियन फौजी थे हमारी यूनिफॉर्म पहनकर। तो मैंने उनको कहा सर फिर तो टेलर का काम बहुत बढ़ गया होगा कि वो पूरा दिन बैठ गए यूनिफॉर्म ही बना रहा होगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अंदर तुम्हारे शो में नहीं आना। तो सर क्या आपको लगता है कि एक बार फिर जो ट्वीट आई है बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उससे क्या फिर दोबारा से वही बातें फिर शुरू हो जाएंगी? देखिए, सबसे पहले कहूंगा जब मैं खुद गया था ना 1994 में, जून जुलाई में मैं गया था बांग्लादेश एज असिस्टेंट डिफेंस एडवाइजर एयर। तो उस समय मेरे डिफेंस एडवाइजर नहीं थे, तो मैंने काफी समय के लिए ऑफिशिएटिंग किया था, ऑफिशिएटिंग डिफेंस एडवाइजर। और मैं सभी ने मुझे कहा एक बार आप ना वो म्यूजियम देख के आइए, तो मैं वो म्यूजियम में गया, देखा। और मैं आपको बता रहा हूँ आरजू जी, इतनी हॉरिफिक पिक्चर्स थी 1971 की, दिल दहलाने वाली। आई मीन एक काला चैप्टर था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान आर्मी ने जो किया था उस समय पे। क्या आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं अगर कवर कर दूं आपके साथ तो वो शायद सही रहेगा। 1970 में ना इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में, जनरल इलेक्शंस। उस समय यहिया खान थे डिक्टेटर, तो वो चाहते थे एक सिविल ट्रांजिशन हो, लेकिन वो खुद ही चाहते थे कि वही कहीं ना कहीं आ भी जाए। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम हो गई इस इलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको 169 सीट्स थी, उसमें से 167 सीट्स शेख मुजीबुर रहमान ने जीत ली थी, यानी कि 167 आउट ऑफ 169। लेकिन टोटल सीट्स थी नेशनल असेंबली की 313। तो मेजॉरिटी में अवामी लीग आ गई। अब पूरे पाकिस्तान को, चाहे वो वेस्ट हो या ईस्ट जो आज बांग्लादेश है, उसको क्या मुजीबुर रहमान रूल करेंगे? ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को। तो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन सर्च लाइट। ये शुरू हुआ था 25
मार्च 1971 में। तो इस ऑपरेशन से सबसे पहले सिस्टमैटिकली उन्होंने टारगेट किया जो बांग्लादेशी उस समय बंगाली मुस्लिम्स थे या फिर इंटेलेक्चुअल्स थे, टीचर्स थे, रिलीजियस के लीडर्स थे जो सेक्युलर टाइप ओरिएंटेशन में थे, हिंदूस थे, उनको सिस्टमैटिकली टारगेट किया। लाखों की संख्या में रेप्स किए उन्होंने। आई मीन इट अगर आप वो म्यूज़ियम जाए ना ढाका में जाके देखिएगा ज़रूर। आई मीन दिल हिल जाता है जब वो पिक्चरें देखते हो आप, उनकी फोटोग्राफ्स ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन वो देखने के बाद मेरा तो दिल हिल गया था एंड दैट होल डे वाज़ आई वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड कि देखो ऐसे भी कोई आर्मी अपने लोगों के साथ कर सकती है। मैं थोड़ा-सा आपको बांग्लादेश की सोशल फैब्रिक के बारे में बताता हूँ। बांग्लादेश जब बना था ना 1947 में ईस्ट पाकिस्तान, तो काफ़ी सारे बिहारी मुस्लिम्स वहाँ पे ट्रांज़िट हुए, वहाँ जाके सेटल हुए बांग्लादेश के अंदर 66 टू 70 डिफरेंट कैंप्स के अंदर। सबसे बड़ा कैंप जिनेवा कैंप ढाका में था उनका। उनका ना स्टेटलेस टाइप एक तरह से रहते थे वो, पर वो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग थे। तो 2 टाइप के लोग होते थे कि एक तो उर्दू स्पीकिंग जिसमें बिहारी मुस्लिम या जमात-ए इस्लामी की जिनके बहुत क्लोज़ लिंक्स थे पाकिस्तान के साथ। और कुछ ही बंगाली मुस्लिम्स, बहुत कम नंबर में जो इनके साथ थे। ये लोग थे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जब अवामी लीग इलेक्शन जीत गई और उनको मिला नहीं बनाने के लिए गवर्नमेंट, उसके बाद जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए तो इधर से सर्च लाइट शुरू हुआ, ऑपरेशन सर्च लाइट। किसने शुरू किया? टिक्का खान ने शुरू किया था और उसको शुरू करते ही मैसिव मर्डर्स, रेप्स, प्रॉपर्टीज को सीज करना, प्रॉपर्टीज को जलाना। रूरल एरियाज की तो पिक्चर इतनी डर्टी है ना, मैं देख के तो एकदम कहते हैं ना रात को मेरे को वो पहली रात को तो मुझे एकदम वो आए एकदम बैड ड्रीम्स कि इस तरीके से भी कभी इंसानियत गिर सकती है, ऐसे कर सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान जो कि अब उनको बाद में फादर ऑफ द नेशन बोलते थे वो, तो शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी बांग्लादेश की, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की डिक्लेयर कर दी और उसे बांग्लादेश कहा। 27 मार्च को जियाउर रहमान एक मेजर थे, उन्होंने झंडा लहराया चिटागोंग के एक रेडियो स्टेशन में, मेरे ख्याल कालूर घाट था शायद उसका नाम रेडियो स्टेशन का। तो वहाँ पे बांग्लादेश का झंडा लहराया, ये 27 मार्च की बात है। और ये मेजर जियाउर रहमान पता है कौन है? ये उस समय 8 ईस्ट बंगाल को लीड करते थे, रेजिमेंट जो पाकिस्तान आर्मी की थी, वो सबसे पहली रेजिमेंट थी जिसने म्यूटिनी करी थी। तो ये लीड करते थे, लेकिन ये तारिक रहमान के पिता थे, उनके फादर थे ये मेजर जियाउर रहमान। तो उसके बाद ना वो उन्होंने ही टुक ओवर एज एक सेक्टर 1 और फिर सेक्टर 11। पहले उन्होंने जेड फोर्स बनाई, उसका सेक्टर 1 का कमांड लिया, सेक्टर 11 का कमांड लिया और बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने बांग्लादेश की लिबरेशन में। और मुक्ति बाहिनी की ये फौज बनी थी, मुक्ति बाहिनी फ्रीडम फाइटर्स थे। वो ज्यादातर बंगाली मुस्लिम्स थे और उनमें से कई ईस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसमें से भी डिफेक्ट किए थे। तो जैसे मैंने आपको 8 ईस्ट बंगाल का बताया, तो कहीं न कहीं इस फ़ोर्स ने जो मदद की थी, क्योंकि उस समय क्या हो गया था जब ये मास मर्डर्स और चल रहे थे और अत्याचार चल रहा था, तो 30 लाख के करीब बंगालीज़ जो थे, बंगाली मुस्लिम्स वो इंटरनली डिस्प्लेस हो गए और 10 लाख के करीब भारत में आ गए। नाउ मिसेस गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। आखिर भारत कोई उस टाइम में बहुत रिच देश तो था नहीं, बट मिसेस गांधी वाज़ आल्सो अ वेरी स्ट्रांग लीडर। तो उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि देखिए क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, आप करिए। ऑब्वियसली उस विश्व को तो कोई चिंता ही नहीं होती, आप देख रहे हैं अभी क्या चिंता है जब अमेरिका अटैक कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है, तो किसको क्या चिंता है, लोगों को तकलीफ कितनी हो रही है। लेकिन उस समय तो सिर्फ तकलीफ बांग्लादेश के अंदर थी। तो फिर जो मुक्ति वाहिनी एक को है, ये जरूर है कि हमने उनको ट्रेन किया, उनको इक्विप किया। जब वो भारत में आते थे तो उनको ट्रेन और इक्विप किया। लेकिन उससे भी ज्यादा था जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एयर अटैक शुरू किए 3 दिसंबर 1971 को। श्रीनगर से लेके राइट अप टू एयर अटैक्स चले कलाईकुंडा तक। कलाईकुंडा को 22 नवंबर को ही शुरू कर दिया था उन्होंने। बोयरा सेरियंट में आए थे जहाज, तो हमारे नैट्स ने इंटरसेप्ट किया। अभी भी मेरे पास ना मेरे लैपटॉप पे उन 2 पाकिस्तानी
पाकिस्तानी पायलट्स की पिक्चर है जो जिनके जहाज को शूट डाउन किया गया था बाय आवर नैट्स, तो वो जब इजेक्ट किए इंडियन टेरिटरी में तो प्रिजनर ऑफ वॉर उनको बना लिया गया था। उस समय फिर ये 14 दिन का युद्ध शुरू हुआ था और दिसंबर के 16 को विक्ट्री डे की तरह हम देखते हैं पूरे इंडिया में भी और बांग्लादेश के अंदर भी। और 14 दिनों में जो हमने एक पूरी कंट्री को मदद लेके, किसकी मदद ली हमने? मुक्ति वाहिनी की। क्योंकि पूरी आप मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, आर्मी जब लड़ती है ना तो उसको लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। अब अमेरिकन आर्मी किसी दूसरे देश में जाके लड़े, उसको डिफेंड करे तो वो जोश नहीं होता। अब जैसे गल्फ कंट्रीज ने तो अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर रखा है ना अमेरिका को। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप किसी के लिए उस शिद्दत से लड़ेंगे जिस शिद्दत से आप अपने देश को बचाने के लिए लड़ेंगे? तो हमें लोकल बांग्लादेशीज जो थे, बंगालीज थे, और जो मुक्ति वाहिनी थी, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी, हमें बताया। हमारे हेलीबॉर्न ऑपरेशंस बड़े अच्छे गए। हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन था, एक बटालियन को टंगाइल के पास हमने ड्रॉप किया और बड़ी जल्दी हमने ढाका को घेर लिया। सिर्फ 12 या 13 दिन में हमने ढाका को घेर लिया। वहां पे नियरली 93,000 प्लस ट्रूप्स थे पाकिस्तान आर्मी के। इस समय एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी बांग्लादेश गवर्नर की। उस गवर्नर की मीटिंग के अंदर मेरे स्क्वाड के जहाजों ने रॉकेट्स का फायरिंग किया और उसने इतना डिमोरलाइज कर दिया उस गवर्नर को, उसने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया और सरेंडर कर दिया। और जब नियाजी ने साइन किया था, हमारे ईस्टर्न कमांड के कमांडर जनरल अरोरा, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं जब बांग्लादेश गया मुझे सब जनरल अरोरा अरोरा बोलते थे सड़कों पे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, देखो भारत के एक जनरल था जिसने यहाँ आजादी दिलाई, तो लोग उसको याद तो नहीं कर पा रहे क्योंकि उससे मिल नहीं पा रहे, लेकिन मेरे को एटलीस्ट ये समझ के कि वो भी सरदार जी थे, ये भी सरदार जी हैं, तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मैं किसी गांव में चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, बांग्लादेश में जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी ना आरजू जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी। दो रीजन थे, एक कि जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर, ये मैं 94 की बात कर रहा हूँ, अभी यूनुस के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। और और दूसरा कि मैं सरदार था तो उनको लगता था कि जनरल अरोड़ा जैसे ही होंगे ये भी। तो जब आजाद हुआ देश तो उसके बाद फिर मुजीबुर रहमान बने, पर फिर उनका 1975 में उनकी भी हत्या हो गई। और उसके बाद 1977 में ये जियाउर रहमान तब तक जनरल बन चुके थे, उन्होंने टेक ओवर कर लिया कंट्री को और 1981 तक उन्होंने रूल किया, जब तक उनका भी असैसिनेशन नहीं हुआ सर्किट हाउस चिटागोंग में। सर, पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग मानते हैं और हमें लगता है कि एक सेकेंड, आपका प्रेम सर कैमरा बंद हुआ है आपका। सर आपका प्रेम सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि उस वक्त जो कुछ हुआ 71 में, जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ, क्या सिर्फ पाकिस्तान की ही गलती थी? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ चीजें जो है वो भारत की तरफ से भी की गई, जो बार बार हमें कहा जाता है? वैसे बहुत से लोग इस बात से एग्री नहीं करते पाकिस्तान में, लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों को की वजह से भी जो है वो मुल्क एक तरह से टूटा है 71 में, या ये देखिए, होना ही था? जो मेरी अपनी फीलिंग है ना, जो बांग्लादेश में 3 साल मैं रहा भी हूँ, बंगाली कल्चर एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। वहां पे बंगाली में बात की जाती है। मुझे सीखनी पड़ी बांग्ला बोलते पारे, एक तो बोलते पारे, बूझते पारे भालो, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इट वेल बट आई कैन स्पीक लिटिल बिट। तो मुझे सीखनी पड़ी बंगाली, वहां सब बंगाली बोलते हैं। उर्दू कौन बोलता है? बिहारी मुस्लिम बोलते हैं, जामियत इस्लामी के बोलते हैं। बाकी कोई ना बीएनपी ना अवामी लीग, ये दोनों पार्टीज जो है वो नहीं बोलती हैं उर्दू, ज्यादातर बोलती है सिर्फ बंगाली है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान ने खुद क्रिएट की थी। आप देखिए, आपका तो 1958 से ही मिलिट्री रूल शुरू हो गए थे, डिक्टेटरशिप्स हो गई थी। मेरे ख्याल जनरल अयूब ने टेक ओवर किया था, उसके बाद ये जनरल यहिया खान थे, उसके बाद जनरल जियाउल हक थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मिलिट्री के टेक ओवर्स थे आपके देश के अंदर,
और जो इक्वालिटी का स्टेटस आपने नहीं दिया था बांग्लादेश को, देखो अगर वो बांग्लादेश इलेक्शन जीत गए हैं और अगर उनकी मैक्सिमम सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, तो उनको रूल करना चाहिए ना पूरे पाकिस्तान को। बट दिस ये बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ था उस टाइम की लीडरशिप को कि कैसे एक ईस्ट पाकिस्तानी और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तानियों को थोड़ा नीचे के स्टेटस पे देखा जाता था, ये तो बंगाली है। नो दिस इटसेल्फ इज वेरी ह्यूमिलेटिंग, जो बांग्लादेश के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग होता था। तो कहीं ना कहीं इसमें आई वुड पुट 99% जो है वो ब्लेम अगर करा जाए तो उस समय की पाकिस्तान की लीडरशिप, और जो एक स्टेटस उनको नीचे देखकर बात करते थे या उनको ट्रीट किया जाता था, तो वो वाली। अब जैसे जब ब्रिटिशर्स आए थे, आप इंडियंस को उस समय तो पाकिस्तान बांग्लादेश सब इंडियंस ही होते थे, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता था। नो, अगर सपोज इसी वजह से तो हमने इतनी बड़ी इंडिपेंडेंस मूवमेंट करी थी, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को उस तरीके से ट्रीट करते हैं और वो फेयरली इलेक्शन जीत रहा है और आप उसको रूल नहीं करने देते हैं, तो और फिर उसके बाद आप सर्च लाइट शुरू करते हैं। ये तो मार्च में हुई थी ना, भारत तो दिसंबर में आया ना। और ये कब फॉर्म हुई मुक्ति वाहिनी? अप्रैल में फॉर्म हुई थी। उससे पहले आपने मर्डर्स और रेप शुरू कर दिए थे। और उसके जब ये मुक्ति वाहिनी फॉर्म हुई तब तक तो काफी लाखों की संख्या में बांग्लादेश से लोग भारत में आ चुके थे एज रिफ्यूजीज। तो इसमें भारत का क्या रोल होगा? अगर कहीं होगा तो वो दिसंबर में ही होगा ना, जब हमने उनको लिबरेट किया है और हमने उनको असिस्ट किया है ऐसी कंट्री को जिस जो चाहती थी कि उनके भी एस्पिरेशंस हो, उनका इक्वालिटी की तरह उनको ट्रीट किया जाए। अगर वो इलेक्शन जीत रहे हैं तो वो उनको रूल करने की पूरी सहूलियत दी जाए। तो मेरे को ये लगता है कि इसमें अगर कहूँ तो 99% ब्लेम जो था पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान की आर्मी का था उस समय की। बिल्कुल सर, ये बात खैर सर इस वक्त मेरे ख्याल है ज्यादा पाकिस्तानी भी इसी बात को इसी तरह से ले रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जो कसूर था वो हमारा ही था, जिस तरह से हम ट्रीट करते थे लोगों को जिस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था। तो उस बारे में भी कई सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो बात कर चुके हैं जो उस टाइम पे कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटी में थे, कि वहां पे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता था। लेकिन सर पाकिस्तान ने कोई सबक सीखा आपके ख्याल से 71 के बाद, या इस वक्त जो कुछ ये बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, क्या हम दोबारा से अपनी गलती को रिपीट करने की तरफ नहीं जा रहे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आप जब आतंकवाद एज़ अ टूल, एज़ अ पॉलिसी, आप कहते हैं ना ब्लीड इंडिया थ्रू थाउज़ेंड कट्स, क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री सुपीरियर है, उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स है। तो उनको अगर हमें प्लेस में रखना है तो ब्लीड देम थ्रू थाउज़ेंड कट्स। कैसे करोगे आप? आतंकवाद का टूल। लेकिन ये आतंकी का टाइगर जब आप राइड करते हैं ना, तो जिस दिन उसको भूख लगती है वो आपको खा जाता है। 1996 में आपने शुरू किया तालिबान, उससे पहले आप जब करते थे हेल्प अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर। तो कहीं कहीं ना कहीं जब भी आप आतंकवाद का यूज करते हैं ताकि आप गुरिल्ला वॉरफेयर कर सके उस देश के अंदर, एक दिन आता है जब वो लोग आपके ही अगेंस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए अटैक करेंगे। आप हमेशा सोचते थे हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी अफगानिस्तान के अंदर। क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी? आप मुझे बताइए। अफगानी लोग जो हैं, खासकर जो तालिबान आपने ही शुरू किया, आप ही ने बनाया अमेरिका की मदद से, और उसके बाद तालिबान लड़ा अमेरिका के अगेंस्ट, तो आपने ओसामा बिन लादेन को अपने घर पे रखा अबोटाबाद पे। आप ये कहें कि हमें पता ही नहीं हुआ अबोटाबाद में रहता था जब आपकी कैंटोनमेंट बिल्कुल साथ में है, तो वो भी मैं मानूंगा नहीं। तो उसके बाद जब उनको पकड़ के मारा गया अमेरिकन सील्स के द्वारा, तो उसके बाद क्या कुछ बदला है? कुछ भी नहीं बदला। आप फिर भी अपने अंदर लश्कर-ए-तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन या जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी एलिमेंट्स को प्रमोट करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को एक बार कहते हैं ना, शेर को खून लग जाता है, तो फिर वो आदमखोर बन ही जाता है। उसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी को 1958 से खून लगा हुआ है पावर का। 1958 से खून लगा हुआ है करप्शन का। इसी वजह से तो जो आपके 1.5 लाख करोड़ के बिज़नेसेस चलते हैं, हमने पिछली बार भी बात करी थी जनरल बाजवा की, तो कहीं न कहीं उनके भी कितने सारे 57 या पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का उनका बिज़नेस है पिज़्ज़ा कॉर्नर्स का। तो कहीं न कहीं अगर आपकी आर्मी इस जगह फ़ोकस करेगी, तो उसको ज़रूरी है कि एक थ्रेट चाहिए, और थ्रेट भारत से अच्छा कौन-सा थ्रेट हो सकता है? और भारत को डिफीट नहीं कर सकते,
इसलिए आतंकवाद का साथ लो। जब आतंकवाद का साथ लेते हैं, तो जब भारत कुछ वापस रिएक्शन देता है, तो फिर आप अपने लोगों को बताते हैं कि देखो भारत थ्रेट है, इसी वजह से हमको ये इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा डिफेंस बजट, 9 बिल से 10 बिलियन डॉलर्स के बीच में आपने बजट इंक्रीज किया, लेकिन आपकी कंट्री के अंदर 44% लोग भूखे मर रहे हैं। इतना बड़ा सूखा आया था, इतने बड़े फ्लड्स आए थे, ये सब हुआ, आपने क्या किया उसके लिए? आज भी जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं आपके देश के अंदर, 55 रुपए आपने बढ़ा दिया, अभी भारत में 1 रुपया नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी हमने उनको स्थिर रखा है। ये जरूर है कि आगे बढ़ेगा, क्योंकि कितने देर तक हम लॉसेस ले सकती है हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। लेकिन एक चीज तो है ना, लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे देश के अंदर। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि फोकस गवर्नेंस की तरफ है। आर्मी का फोकस कोई भी नहीं है कि मैं ओवरथ्रो कर दूं अपनी गवर्नमेंट को और टेक ओवर कर लूं। किसी भी आप जनरल से बात करें, आप देखिए कितनी तहजीब से वो लोग बात करते हैं, और किस उनका इंटरेस्ट क्या है, प्रोफेशनल है। आपको बात भी करेंगे तो बताएंगे इसमें ये स्ट्रेटेजिकली जो है वीकनेसेस हैं, ये टैक्टिकल वीकनेसेस है इसकी, इस तरीके से आपको लॉजिक देंगे। लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। जब भी मैं बात करता हूँ, मेरे से जब पूछते भी हैं, अगर सपोज वो किसी लाइन पे नहीं है जिस लाइन पे बाकी लोग सोच रहे हैं, तब भी मैं देश हित के बारे में सोच के बोलता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मेरी कोई भी इश्यू है या नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है उस जगह पे। लेकिन आपके देश में फोकस है पाकिस्तान आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड लाने का, कि यानी कि सबको पता रहे असली कंट्रोल मेरे पास है। और अब इतना डर गए थे मुनीर, तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा के उन्होंने अपने आप को लाइफ लॉन्ग बना दिया है। अगर लाइफ लॉन्ग उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल तो लाइफ लॉन्ग ही रहेगा, चाहे कोई और आर्मी चीफ भी आ जाए। तो अगर ये होने वाला है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें आम लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें किसी की चिंता नहीं है, उन्हें गवर्नेंस की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज की चिंता है। अब एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। कल आपका परसों आपके संडे को, नॉट परसों, संडे को मुनीर ने बात करी ट्रंप के साथ। मुझे बताइए, हमारे देश से तो कोई जनरल नहीं बात करता ट्रंप के साथ, तो उनको क्या जरूरत? आपका एक प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ। तो क्या आप बिलीव करते हैं कि आपका वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है बट आपका पीए? क्या आप ये सोच रहे हैं क्या? अदरवाइज मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता कि मुनीर साहब रिंग करें, जनरल मुनीर साहब रिंग करें ट्रंप को, क्यों, और उनसे बातचीत करें, और शहबाज शरीफ बात करे पेजेश्कियन से। ये समझ नहीं आता। ये मुझे आप बताइए आरजू जी, ये क्या हो रहा है आपके देश में? सर देखिए, यहाँ पर दो चीजें जरूर मैं कहूंगी। एक तो पहले किसी टीवी चैनल पर या किसी से मेरी बात हो रही थी इंडिया में ही, तो कि जी हर चीज में जो है वो आर्मी का रोल क्यों होता है, तो मैंने कहा आर्मी ही चला रही है तो फिर जाहिर है कि वो बात भी आर्मी से ही करेंगे, चाहे वो ट्रम्प हो या कोई भी हो। अगर कोई पूछता है कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए, तो मैं तो कहती हूँ सीधे सीधे जाकर और जीएचक्यू में बात करें, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर से करेंगे तो उन्होंने भी जाके पूछना तो वहीं से है। तो सर सीधी बात है, हमारे यहाँ जो देश चला रहे हैं या जो देश को बिगाड़ रहे हैं वो आर्मी के ही लोग हैं, या कह लीजिए कि मिलिट्री, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है। तो इसीलिए शायद सब लोग वहीं पे बात करते हैं। फिर एक चीज जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ के जो फौजी होते हैं या आपके यहाँ की जो आर्मी है वो हर चीज में नहीं पड़ती, और जैसे हमारे यहाँ कई जो है वो बिजनेसेस वगैरह में है। तो ये चीज भी सर एक बार टीवी चैनल पे हमारे एक दोस्त आर्मी में ही रहे हैं इंडिया में, तो वो यही बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आपकी आर्मी ये करती है, आपकी आर्मी ये करती है, आपकी आर्मी बिजनेस करती है, सब कुछ उन्होंने बोला। तो मैंने एंड में सिर्फ यही कहा कि अब हम क्या करें, अगर आपको खाना कमाना नहीं आता तो हमारी आर्मी तो करती है, तो सर अब क्या किया जाए। मैं आपको बता रहा था ना, मैं बता रहा था नियरली 1 लाख रुपए इस घर का मैं ईएमआई दे रहा हूँ रोज, 90,000 एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट, और उसके हर बाद महीने जो देता मुझे हूँ। बाल्टी भर के बुरा भला बोला गया ना, मैं आपको क्या बताऊं कि तुम क्या बोल के आती हो। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, इसलिए कि सर आज वो जमाना तो नहीं है ना 71 का, कि हमें जब हमने देख पढ़ा है उस हिसाब से, तो 2-3 दिन पहले तक हम कह रहे थे कि जंग हम जीत रहे हैं 71 की। और उसके बाद डॉन जैसे न्यूज़पेपर ने ये खबर छापी थी, और उसके बाद जो है वो 2 दिन बाद पता लगा कि हथियार डाल दिए और हार गए। तो आज तो सर सोशल मीडिया का जमाना है, सारी दुनिया के चैनल्स लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, न्यूज़ सब जान सकते हैं। आज आप चीज़ों को गलत नहीं बता सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
लेकिन सर ईरान के लिए पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान का क्लेम है कि ईरान के लिए पाकिस्तान को जो है कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो है ये कोई तरह की सर बातचीत करवाएंगे, कोई डायलॉग करवाएंगे। तो सर क्या वाकई ऐसा पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि ऐसा कर सकता है? क्योंकि हम तो अफगानिस्तान के साथ डायलॉग नहीं कर पा रहे सर, आपको पता है कि वहां क्या हाल है। तो क्या ऐसे देखिए, में पाकिस्तान को वाकई ट्रंप चाहेंगे कि पाकिस्तान बीच में बने कुछ? 1981 में शायद यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत हुई थी तो पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था। 1971 में यूएस और चाइना की कोई बातचीत हुई थी तो उसमें भी उन्होंने बीच में इन्वॉल्वमेंट अपना दिया था। लेकिन उसके ये दो इंसिडेंट्स को मैं छोड़ दूं तो आज का अगर हम केस देखते हैं, ईरान के साथ तो जनवरी 2024 को आपके एक्चुअली बम गिरे थे दोनों साइड पे, या मिसाइल्स गिरी थी, या अटैक्स हुए थे, अगर आपको याद हो। और कुछ बलूचीज के आपने अड्डे वहां पे तोड़े थे ईरान के अंदर, कुछ उन्होंने जो एलिमेंट्स उनके अगेंस्ट थे जो पाकिस्तान में थे उनके ऊपर अटैक किया था। तो आपका कोई हेल्दी रिलेशन नहीं है, चाहे 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है आपका और ईरान का, लेकिन कोई हेल्दी रिलेशंस उनके साथ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ईरान इतना ट्रस्ट आपको करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसका। जी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जनरल मुनीर ने किसी को शिया क्लेरिक्स को बुलाया था मीटिंग के लिए, और उनको बेसिकली एक डांटना था कि आप इस ना तो कुछ करिए कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल चीज, या ना ही उनको कोई प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होने के लिए कहा था। फिर उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया था, अगर आपको ईरान से इतना प्यार है तो क्यों नहीं चले जाते ईरान। तो जहां तक मेरे मेरे को लगता है ये सेंटेंस उन्होंने यूज किया था, क्योंकि ये मैंने जी। मीडिया में पढ़ा है। आप जी। मुझे बताइए, आप अपने देश के लोगों को बोलते हैं कि अगर आपको प्यार है ईरान से तो आप ईरान चले जाओ, और उन्होंने क्या बोला, आप तो अमेरिका से प्यार करते हैं तो आप अमेरिका क्यों नहीं चले जाते। तो और वो तो जाएंगे ही, जब अगर हाँ। किसी वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा तो वो तो अमेरिका ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, और तो उनको कहीं पनाह भी नहीं मिलनी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी रेलेवेंस बना रहा है। और अगर अमेरिका में अगर ट्रम्प किसी को ट्रस्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान को इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी वो चाहते हैं कोई गलत हरकत करना तो पाकिस्तान तो अवेलेबल है ही है ना। जैसे उन्होंने उस टाइम पे शहबाज शरीफ को बोला स्टैंड अप, तो शहबाज शरीफ तो खड़े हो गए बेचारे। और जब उन्होंने मुनीर साहब को बुलाया था तो मुनीर साहब भागे भागे गए थे। तो कहीं ना कहीं उनको, अमेरिका ट्रंप को लगता है कि अगर मैं मुनीर को कोई चीज कहूंगा तो वो चीज जरूर होगी। और इस वजह से अगर किसी को ट्रस्ट है तो ट्रंप को ट्रस्ट है, ईरान को तो मुझे नहीं लगता ट्रस्ट है ज्यादा। और ना ही ट्रस्ट है इसराइल को। इसराइल को तो आपने मान्यता भी नहीं दी अभी तक, तो उसको ट्रस्ट कहां से होने लगा। सिर्फ दो देशों ने मान्यता दी है, यूएई ने और बहरीन ने, और किसी ने नहीं दी। सारा मुस्लिम वर्ल्ड में ना अमेरिका को लाइक किया जाता है और ना इसराइल को लाइक किया जाता है। खासकर इसराइल को तो बिल्कुल भी लाइक नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है कि इसराइल को कोई भी विश्वास होगा पाकिस्तान के ऊपर? अगर आप कुछ साल पहले की बात करें, मैं उस समय सर्विस में था, तब एक बात आई थी कि इसराइल जो है वो भारत से सपोर्ट लेके पाकिस्तान की न्यूक्लियर एलिमेंट्स पे हमला करना चाहता है। ये काफी मीडिया में बातें चली थी उस समय। तो लेकिन उस समय भारत वाज नॉट कीन टू गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दीज अटैक्स। तो कहीं ना कहीं इसराइल जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एलिमेंट को खत्म करना चाहता है, वो क्या पाकिस्तान पे कभी भी विश्वास कर सकता है? सो ओनली वन पर्सन वांट्स विश्वास, या ट्रंप हैं जो विश्वास करते हैं पाकिस्तान पे। मुझे नहीं लगता कि ईरान करता है, मुझे नहीं लगता कि इसराइल करता है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री आपस में चाहे कितनी भी दोस्ती हो, कितने भी रिलेशंस अच्छे हो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वाली बात जो है मेरे ख्याल है कोई भी नहीं करता। इसलिए कि कब कौन क्या स्टेप ले लेगा, कब कौन क्या बात कर देगा, इससे तो मेरे ख्याल है हर कंट्री आपस में जिनकी लड़ाई नहीं है या जिनके बीच में टेंशन नहीं है वो भी पूरी तरह से एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, और ना ही मेरे ख्याल है करना चाहिए। क्योंकि जी। आप धोखा वहीं खाते हैं, या आपको कह लीजिए कि एक तरह की मार वहीं पड़ती है जहां पे ट्रस्ट होता है। उतना तो आप एकदम होशियार रहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर कोई एक्शन कर दे। तो इंसान बिल्कुल। इंसान हो या कंट्री हो सर, वो उसी वक्त उनको डैमेज दिया जा सकता है जब वो फुली ट्रस्ट कर लेते हैं। इसमें एक और चीज भी है। अब अगर अगर ईरान आप पे ट्रस्ट करता, हालांकि 5 देशों को उन्होंने परमिट किया कि आप अपनी शिप्स को ले जा सकते हैं, फिर पाकिस्तान की शिप को क्यों रोका कल या परसों, और कहा कि आप सर नहीं जा आपको सकते जाने यहाँ से? दिया है सर, आज आज सर ये आज खबर जाने सिर्फ दिया। इंडियन मीडिया
सर सिर्फ इंडियन मीडिया पर ही थी ये न्यूज और कहीं नहीं थी। मैं कल पूरा दिन इंडियन मीडिया पे मैंने यही कहा कि मुझे किसी और की न्यूज दिखा दें इंडिया के अलावा। सर ये नहीं मिली और आज सुबह वो आप ही के मीडिया पे मैं दोबारा एक चैनल पे थी तो वहां पे वो यही कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान और एक दो कंट्रीज और बताई कि उनके शिप्स को जाने दिया है। तो सर हाँ, हो सकता पांच है कि पांच कुछ कंट्रीज हैं, पांच हाँ कंट्रीज हैं, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और हाँ। एक और कंट्री है जिसके जहाजों को जाने तो दिया जा सर रहा आई डोंट फील के आई डोंट बिलीव के वो वाकई में रोका गया था। हो सकता है कोई और रीजन रहा हो वरना फिर आज क्यों जाने देते वो। तो ये ऐसा भी है लेकिन सर लास्ट में ये वॉर आपको रुकती हुई नजर आ रही है। ट्रम्प की तरफ से तो लग रहा है कि वो तो हार चुके हैं एक तरह से अपने आप में और चाह रहे हैं रुक जाए लेकिन ईरान तैयार दिखाई नहीं दे रहा। है। देखिए, ईरान का एम शुरू से एक ही था कि किसी ना किसी तरीके से वॉर को खींचे ताकि बॉडी बैग्स वापस जाएं, कॉस्ट, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़े अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर भी, और उसके बाद वो दोबारा कभी हमला ना करे उनके ऊपर। क्योंकि ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 बार अमेरिका ने उनको धोखा दिया है। जून 2025 में जब एक बार अमेरिका ने अटैक किया और फिर डिक्लेयर कर दिया सीज फायर, तो उसके बाद 8 महीने के बाद जब बातचीत शुरू हुई तब भी बातचीत के लिए तैयार था ईरान, काफी हद तक जो है एग्रीमेंट हो भी गया था, लेकिन इसराइल के एनकरेजमेंट पे अमेरिका ने अटैक कर दिया और उनको लगा कि अगर हम अटैक कर दें और मार दें इनकी लीडरशिप को, अयतुल्ला खुमैनी को, तो हो सकता है रेजिम चेंज हो जाए, प्रोटेस्टर्स आ जाएं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कंट्री में सारे लोग यूनाइट हो गए और जो इनकी कैपेबिलिटी थी, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी, वो इन्होंने इस्तेमाल की। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के मेन ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव नहीं हुए, चाहे रेजिम चेंज, चाहे 440 किलोग्राम का एनरिचमेंट या फिर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पे अंकुश लगाना, ये तो नहीं हुआ अचीव। लेकिन इनका, ईरान का एम अचीव हो गया जब उन्होंने इस वॉर को एक्सपैंड किया गल्फ कंट्रीज में और साथ में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लॉक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लॉक करते ही पूरे विश्व के अंदर जो मंदी टाइप ऑफ सिचुएशन, यानी कि जो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हुई है ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर और बाकी सारी चीजों में, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट जो था अमेरिका का वो खो गया। और अमेरिका में अब ट्रंप निकलना चाहते हैं, फंसे हुए हैं, चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, अगर पाकिस्तान मदद करे, इजिप्ट करे, टर्की करे, जो भी करे, पर वो निकलना चाहते हैं। लेकिन उनको निकलने के लिए जोकर इन द पैक जो है वो इसराइल है। वो इसराइल नहीं निकलने दे रहा उनको, और साथ में जो सबसे बड़ा धोखा ईरान को भी दे रहा है वो सऊदी अरेबिया है। और सबसे कम अटैक किए गए हैं सऊदी अरेबिया पे इन टर्म्स ऑफ जो बाकी देशों पे करे गए हैं। तो सऊदी अरेबिया ने भी एनकरेज कर रहा है अमेरिका को कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड करो, इसको एक बार प्रॉपरली सॉल्व करो और इसको अपने हाथ में लो, स्टेट्स ऑफ होर्मुज को, ताकि ईरान से कभी भी हमको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो ये कई महीने चलेगा, चाहे आप इसको एयरबॉर्न डिविजन्स की मदद से करें, चाहे इसको आप अपने मरीन कमांडोज की मदद से करें। लेकिन अगर ये शुरू हो गया तो ये कई महीने और हो सकता है साल चले ये सारे इश्यूज। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इस समय विश्व के अंदर कि सारे देश मिलके ट्रंप को, इसराइल को और ईरान को कहे कि आप समझौता करिए। सर होना भी यही चाहिए और शायद ट्रम्प को तो अब अमेरिका के अंदर से भी यही कहा जा रहा है कि इन्होंने गलती की ये जंग शुरू करके और जितना ये हल्के में या जितना ये समझ रहे थे कि एक बहुत कमजोर मुल्क है ईरान और ये उसके ऊपर 2-3 दिन के अंदर ही कंट्रोल कर लेंगे, तो मेरे ख्याल है ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा जो ईरान ने किया है। तो बिल्कुल। डेफिनेटली मैं तो खैर सल्यूट करती हूँ ईरान को, इसलिए कि कितनी छोटी कंट्री हो के या कमजोर कंट्री जिस पे सैंक्शंस हो और एक सुपर पावर को जवाब देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो शायद किसी और इस्लामिक नेशन के अंदर नहीं है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।